बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है दरभंगा, और दरभंगा में आफरीन नाम की एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र लगभग 16 या 17 साल के आसपास रही होगी। और वो अपनी भाभी का इलाज कराने के लिए उस हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ उसे कई दिन रहना पड़ता है। और इसी दौरान एक सफाई कर्मचारी जिसका नाम रघुनंदन होता है उससे प्यार हो जाता है। और इन दोनों की प्यार मोहब्बत कुछ इस कदर कल चलता है कि किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी। और जब लगभग इसकी प्यार मोहब्बत जो होता है वो आगे बढ़ता है तो इसके बाद फिर उसकी लड़की की लाश मिलती है और वो भी 7 टुकड़ों में मिलती है। पुलिस इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए तमाम प्रयास कर रही थी, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे वो गुमशुदा की तलाश हो, चाहे वो अलग अलग थानों में लिखी गई एफआईआर हो। लेकिन पुलिस को उस कातिल की तलाश थी कि आखिरकार कत्ल क्यों किया गया और क्यों इतने सारे टुकड़े किए गए। लेकिन पुलिस की कोशिश उस वक्त नाकाम हो जाती है जब कोई सबूत ही नहीं मिलता है। उस लड़के के हाथ पर लिखा हुआ था कि आए एक नहीं, इन दोनों नामों में से एक नाम में कातिल का नाम छिपा हुआ था। पुलिस ने उस कातिल का नाम को पकड़ा, गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये लाश इतने दूर पहुंचा कैसे गई। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है दरभंगा, और दरभंगा का ही एक थाना लगता है मनीगाछी, और मनीगाछी थाना क्षेत्र का गांव लगता है कानहोनी। दरअसल जितेंद्र पासवान जो कि इसी गांव के रहने वाले होते हैं और इनका एक बेटा होता है जिनका नाम रघुनंदन पासवान होता है। उम्र उसकी 21 साल के आसपास होती है और 31 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का वाक़या हो रहा था। वो अपने बेटे को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। और उसका जो बेटा होता है रघुनंदन पासवान, वो कहता है कि पिताजी मैं अपने दोस्त के पास आ चुका हूँ, मैं अपने दोस्त से बात करके उससे फ्री होकर तुरंत वापस आऊँगा और आपसे फिर बात करूँगा। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी, पिता को थोड़ी तसल्ली हो जाती है क्योंकि बेटे की उनको ज़्यादा फिक्र हो रही थी। इसके बाद फिर बात आती है, ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि फिर कई घंटे बीत जाते हैं और बेटे से फिर संपर्क नहीं होता है। दिन निकलता है, यानी कि 1 नवंबर 2024 आ जाता है। उसके बाद फिर जितेंद्र पासवान अपने बेटे रघुनंदन पासवान को फिर से फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद सुबह के 7 बजे के आसपास का वाक़या था। जब फ़ोन कर रहे थे तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था और उसका फ़ोन बंद होना ही पिताजी के लिए परेशानी का सबब बन जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। रात गई, बात हुई, लेकिन उससे फिर संपर्क नहीं हो पा रहा था। जिस दोस्त को उसका नाम लिया गया था, मैं उस दोस्त के पास जा रहा हूँ, उस दोस्त से भी संपर्क किया जाता है, लेकिन वो दोस्त साफ इनकार कर देता है कि मेरे पास तो रघुनंदन आया ही नहीं है। फिर मैं कैसे कहूँ कि वो बार बार रघुनंदन के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन दोस्त साफ साफ इनकार कर दे रहा था। अब पिता और उसकी जो माँ होती है वो अपने बेटे की तलाश करने के लिए दोनों संपत्ति इधर उधर दरवाजे खटखटाने लगते हैं, शुरू कर देते हैं। और एक तारीख निकलती है तो निकलती ही 3 निकलती है और इस तरह से यह नवंबर की एक तारीख निकलना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके लगभग 10 दिन का समय बीत जाता है। आखिरकार घर वाले परेशान हो जाते हैं। उसने जिस इलाके में जाने की बात कही थी, वह जहां अंतिम लोकेशन बता रहा था, आखिरकार माँ और बाप दोनों उसी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज करा देते हैं कि हमारा बेटा 31 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के बाद से उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया है, वो गायब हो गया है, उसे ढूंढ लीजिए।
तलाश कर लीजिए, हमने ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपने बेटे को तलाश नहीं किया है। पिता का रो रो के बुरा हाल था। आखिरकार पिता और मां परेशान थे क्योंकि उन्हें बेटे की तलाश थी। इसी बीच में 11 नवंबर 2024 का दिन था। ये महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का एक इलाका है गोरई, और गोरई के पास में सेफाली है, और सेफाली के पास में एक गांव लगता है बाबर बड़ा। दरअसल बाबर बड़ा के जंगल में एक जगह से दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध बहुत ज़्यादा बेहिसाब थी। जो लोग थोड़ा परेशान थे उस दुर्गंध को लेकर 12 नवंबर पर फ़ोन किया। पुलिस मौके पर आते हैं और मौके पर आकर देखती है कि पॉलीथीन के अलग अलग पैकेट रखे हुए थे। 7 पैकेट थे और 7 पैकेट के अंदर जब उन्हें खोला जाता है तो लाश के टुकड़े निकलते हैं। किसी भी हाथ की, किसी में पैर, किसी के सर में, बाकी हिस्सा एक पूरी लाश थी, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये किसी युवक की लाश थी। उम्र लगभग 21 से 22 साल के आसपास रही होगी। जितने भी आसपास के थाने होते हैं, थानों में फ़ोटो सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। साथ ही जितने भी थाने होते हैं ये सूचना दे दी जाती है कि आपके थाने क्षेत्र में कोई गुमशुदा हुआ है, गायब हुआ है, तो उसके बारे में कोई जानकारी दीजिए ताकि हम पता कर सके कि आखिरकार मामला क्या है। और जिस जगह पे टुकड़े मिले थे उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जाता है और वहाँ एक ऑटो दिखाई देता है आता जाता, लेकिन वो नंबर कुछ साफ नहीं था, इसीलिए ऑटो वो आता है और वापस चला जाता है। उसे लग रहा था कि शायद इस लाश को ऑटो के माध्यम से फेंका गया। इससे ये भी पता चल रहा था कि जो लाश थी किसकी भी है, कोई बहुत बड़ा नहीं, एक सामान्य से परिवार से बिलोंग करता था। एक तरफ पुलिस एक लाश मिली थी, 7 टुकड़े मिले थे, उसकी कातिल को तलाश कर रही थी, और एक तरफ माँ और बाप जो थे वो अपने बेटे को तलाश कर रहे थे। इसी बीच में एक एक सिपाही कहता है कि बापूजी आप अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। एक सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, आप इस फ़ोटो को देख के बताइए कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आपका बेटा है। 7 अलग अलग टुकड़े थे, उन 7 टुकड़ों में से एक टुकड़ा ऐसा भी था शरीर का, उस टुकड़े का लिखा हुआ था बड़े ही अक्षरों में RA। तो जब RA लिखा होता है तो उस RA को लिखा देखकर पिता कहता है कि तुम मेरा बेटा ही है। जैसे ही पुलिस वाले ने ये कहा कि तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है, उसने कहा जी इस पर RA लिखा हुआ है। आप RA के बारे में पूछा जाता है कि क्यों, ये तो उसके लड़के का नाम रघुनंदन पासवान होता है, और लेकिन RA क्यों लिखा हुआ है। फिर RA के पीछे की ये कहानी जब अपना सुनाते हैं तो सुनने के बाद पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है बिहार प्रदेश के जिला दरभंगा से, और दरभंगा में एक हॉस्पिटल होता है। अब 1.5 साल पुरानी बात है। ये लड़का है उसमें सफाई कर्मचारी का काम कर रहा था, जब एक आफरीन नाम की एक लड़की होती है। आफरीन एक काल्पनिक नाम है क्योंकि ये ए से हमने उसको जोड़ने की कोशिश की, तो आफरीन अपनी भाभी का इलाज कराने के लिए आती है और उसे हॉस्पिटल में रुकना होता है, और अपनी भाभी का देखभाल के लिए, तीमारदारी के लिए जब भाभी को देखभाल के लिए रुकना होता है, तो इसी बीच में वो जो एक लड़का होता है जिसका नाम रघुनंदन पासवान है, रघुनंदन पासवान इस हॉस्पिटल की साफ सफाई में हिस्सेदारी ले रहा था, अपना काम कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था। और वो लड़की उस लड़के को देखती है और देखती ही पहली नज़र में ही इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। और लड़का उसी हॉस्पिटल में रहते हुए किसी न किसी रूप में मदद कर रहा था, और ये मदद ही उसको अच्छी लग रही थी, और देखते देखते वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फ़ोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत लगातार बढ़ रही थी आगे, और जब बातचीत बढ़ रही थी तो ये दोनों एक दूसरे से नज़दीक आ जाते हैं। हालांकि इन दोनों के जो घर होते हैं एक दूसरे से लगभग 22 किलोमीटर का अंतर होता है, लेकिन ये दूरियां कोई ज़्यादा दूरियां नहीं थी। जब भी बात करने का मन करता था तो एक दूसरे को फ़ोन लगाते थे, फ़ोन पर बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन
इस प्यार की भनक लड़की के परिवार वालों को लग जाती है और जैसे ही लड़की के परिवार वालों को इस प्यार की भनक लग जाती है, लड़की और परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और इस बात का तरज करते हैं, विरोध करते हैं। लड़की भी है, डांटते हैं, डपटते हैं, फटाकते हैं, कहते हैं कि आज के बाद उस लड़के से मिलने की कोशिश मत करना। और उस लड़के को भी डांटा जाता है, फटकारा जाता है कि तुम उस लड़की यानी कि आफरीन से मिलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और दोनों परिवार आपस में एक बातचीत भी करते हैं। इसके लिए एक वक्त पंचायत आयोजित की जाती है और पंचायत में ये फैसला किया जाता है कि लड़का लड़की से मिलने की कतई कोशिश ना करें, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब ये बात उसके पिता और रघुनंदन के पिता जितेंद्र को पता चलती है तो जितेंद्र को थोड़ी तकलीफ होती है। ऐसा ना हो कि बेटे को कोई नुकसान हो जाए, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को बहुत दूर यानी कि महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे, उसे भेज देता है और पुणे में वो एसी का काम करने लगता है। एक एसी की कंपनी होती है, वहाँ पर अपना काम करने लगता है। लेकिन वो लड़का बीच बीच में उस लड़की से संपर्क साधने की कोशिश करता था। घर वालों को ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह लड़की कहीं उसे फिर से बातचीत करना शुरू कर दे। और इस लड़की का जो भाई होता है जिसका नाम सत्तर होता है, सत्तर मुंबई में रहकर वो एक जगह पर काम करता था, उसके बकरे का मीट का वगैरह का बेचता था। और वो उस इलाके का नाम था मीरा भयंदर। मुंबई में रहकर वो एक सत्तार होता है और बकरे का मीट वगैरह बेचता था, वहीं से अपने कारोबार करता था। उसने सोचा कि क्यों ना अपनी बहन को अपने पास मुंबई ही बुला लिया जाए, इसीलिए वो अपनी बहन को मुंबई बुला लेता है। लड़का पुणे में रहने लगता है और लड़की मुंबई में मीरा भयंदर में रहना शुरू कर देती है। पिता अपने बेटे में ऐसा कोई दिन नहीं था, ऐसा कोई लम्हा नहीं था कि उस पर नजर नहीं रखता था। जितेंद्र पासवान अपने बेटे यानी कि रघुनंदन से बार बार बातचीत करता था और पूछता था कि तुम कहाँ हो, ठीक हो। जब बेटा घर आ जाता था तो सो जाता था तो तसल्ली हो जाया करती थी। 31 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास अपने बेटे से बातचीत करता है और उसका बेटा कहता है कि मैं दोस्त के पास आया हूँ, यानी कि अंधेरी में वो पहुंचा हुआ था। और जब अंधेरी की बात आती है तो अगले दिन संपर्क होता है, लेकिन संपर्क हो ही नहीं पाता है, फ़ोन उसका बंद हो जाता है। पिता उसके अंधेरी पुणे ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर उस बेटे की तलाश नहीं किया गया, लेकिन बेटा मिलता नहीं है। आखिरकार लाश मिलती है और लाश के हाथ पर एक जो उसका हाथ जो था उसमें आर्य लिखा हुआ रहता है। आर्य की कहानी जब समझाई जाती है तो पुलिस को भी उस सत्तर की तलाश करना शुरू कर देती है। आखिरकार पुलिस 13 नवंबर 2024 को सत्तर नामक लड़के को गिरफ्तार कर लेती है और मीरा भयंदर से गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। शुरुआत में वो इधर उधर की कहानी बताना शुरू कर देता है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो राज खोल देता है। और राज कुछ इस तरह खुलता है कि इस लड़के की यानी कि रघुनंदन ने इस लड़की से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की का नंबर जो था वो बंद हो चुका था। इसीलिए उसने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद लड़की के भाई सत्तर को ही फ़ोन मिला दिया और सत्तर से बातचीत की। सत्तर ने कहा तुम परेशान क्यों होते हो, लड़की को फ़ोन दे देता हूँ। उस लड़की से कहता है कि तुम इस लड़के को अपने पास बुला लो। यानी कि 31 अक्टूबर 2024 की रात 10:30 बजे वो अपने दोस्त के घर नहीं बल्कि अपनी प्रेमिका जिसका नाम आफरीन होता है उसके घर पहुंच जाता है, उसके भाई के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसे कोई माहौल ऐसा लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। वहाँ बैठते हैं, आराम से बैठता है, शराब पीते हैं और जब ज़्यादा मात्रा में शराब पी लेता है रघुनंदन तो उसको फिर उल्टी आने लगती है। और उल्टी आने के बाद उससे कहा जाता है कि तुम जाकर इत्मीनान से सो जाओ और उसे सुला देता है और उसे सता बैठा हुआ अकेला ही शराब पी रहा था। और जब वो बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है तब उसे गुस्सा आता है और वो कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर पर चला आया मेरी बहन से मिलने के लिए। इसीलिए जिस बकरे को अलग अलग बकरों को जिस हथियार से जिस चाकू से वो काटता था उसी चीज़ से उसने उस लड़के को अलग अलग हिस्से कर टुकड़े कर दिए और वो
सोचने पर मजबूर हो गया कि ये लाश के टुकड़े कहाँ ठिकाने लगाएं। तभी उसे ध्यान आता है क्यों ना इन्हें पॉलीथीन में पैक करके, उसके पास भेड़ की बाल्टियाँ थी, 4 बाल्टियाँ थी, उसे पैक करके 4 बाल्टियाँ में उस लाश के टुकड़े को रखता है। और पैक करने के बाद ऑटो वाले से कहता है कि भाई मुझे कहीं जाना है, थोड़ा दूर जाना है, मुझे क्या तुम छोड़ दोगे? ऑटो वाला कहता है पैसे तय होते हैं। और पैसे तय होने के बाद उसे गुराई क्षेत्र, जो कि बोरीवली पश्चिम में पड़ता है, वहाँ पर एक गुराई में शेफाली होता है। शेफाली के पास एक गांव लगता है बाबर बाड़ा, वहाँ पर उस 4 बाल्टियाँ जो होती हैं वेट, उन 4 बाल्टियों को लेकर चला जाता है और उसे उतार के ऑटो वहाँ से आराम से निकल जाता है। और इन लाश के टुकड़ों को वो उस बाबर बाड़ा के जंगल में फेंक देता है। और 1 नवंबर 2024 की सुबह में उसने ये काम किया था और आराम से काम करके वो अपना निकल जाता है। उधर जो वो लड़के के परिवार वाले अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, इधर वो लाश को ठिकाने लगाकर इतना सो जाता है। और उसे ये लग रहा था कि शायद इस कत्ल का कभी खुलासा नहीं होगा, और अगर खुलासा करने की पुलिस कोशिश भी करेगी तो लाश कभी नहीं मिलेगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि कत्ल करने के चाहे कितने भी नायाब तरीका क्यों ना हो, लेकिन कातिल कोई ना कोई राज छोड़ देता है। और इससे राज छूटा था उसके हाथ में लिखे हुए AR से वो बनता है रघुनंदन, और A से उस लड़की का असली नाम था, क्योंकि हमने अपनी कहानी में काल्पनिक नाम लिया था बार बार। आखिरकार पुलिस ने उस लड़की के जो आरोपी होता है 70, उसको गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। और जो लड़की है, लड़की अपने परिवार वालों के साथ वापस पहुंच गई। अब शायद 70 की ज़िंदगी पूरी सलाखों के पीछे गुजरी। और लड़की जो बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लड़की को बार बार समझने की कोशिश कर रहे थे, ये दोनों में से कोई मान नहीं रहा था। उसके परिवार से उसका बेटा छूट चुका था, जो शायद कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और ये जो सच्ची घटना है इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।